नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी आपका भाई एक बार फिर से हाजिर हुआ है एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के बाद आपको 1857 के विद्रोह में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं बात करूँ 1857 की क्रांति का, तो पहले देखते हैं कि जो 1857 का भारतीय विद्रोह है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। अगर मैं वही बात करूं विद्रोह के बारे में, तो विद्रोह क्या था? तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें हासिल कर ली। अगर मैं बात करूं, तो यह पहले सिपाहियों ने शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश की पूरा हम कह सकते हैं जो जन लोग थे वो भी आ गए। वहीं पे विद्रोह को कई नाम से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह कौन कहता है? तो ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार वो 1857 की क्रांति को ब्रिटिश या सिपाही विद्रोह कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह, इसे भारतीय इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह कहा जाता है। वहीं पे 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध या स्वतंत्रता का पहला संग्राम ये कौन कहता है? तो विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं 1857 का विद्रोह या भारतीय विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं विद्रोह के कारण क्या थे, तो विद्रोह का पहला कारण था राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण था। इसमें पहला हो जाएगा हमारा अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, यह राजनीतिक कारण का पहला कारण यही है, इंपॉर्टेंट कारण यही है। तो आपको पता है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और डलहौजी द्वारा दिया गया व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछे कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना है, इसको दिया था लॉर्ड डलहौजी ने दिया। तो बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में डर हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि हमको भी हटा दिया जाए। वहीं पे बात करें अगर रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकारों में ले लिया। वहीं पे जैतपुर, संभलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अवध जो कि बहुत ही वफादार रहा है, लेकिन यह जो ब्रिटिश है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको भी असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको डलहौजी ने दिया था, क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया? ध्यान रखना है बच्चों, इसको दिया था डलहौजी। कौन दिया था? डलहौजी दिया था। और अगर मैं बात करूं डलहौजी के बारे में, तो वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यक्तिगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीकी का सामना किया गया। इसमें बताया गया, इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर, यानी कि अगर किसी भी शासक के कोई संतान नहीं है, तो अपने उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार नहीं था। यानी कि किसी को गोद लेकर के उसको सिंहासन देने का अधिकार नहीं था। शासक की मृत्यु के बाद सत्ता का त्याग करने पर उसने शासन पर कब्जा कर लिया जाता था कंपनी के द्वारा। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। अगर मैं बात करूं सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का, तो कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा जो वर्ग था वो चिंतित था।
अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया, अर्थात अब राजा का जो पुत्र है वह राजा नहीं बन पाएगा। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, तो कह सकते हो इसमें कहा गया कि जो ईसाई धर्म अपना लेंगे उन भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाएगी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा विवाह को वैध बनाने वाले कानूनों को स्थापित सामाजिक सनसना के लिए खतरा माना गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि मैं बात करूं, 16 अप्रैल 1853 की बात है। कब बात है दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 की बात है, जब मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार डलहौजी के द्वारा ट्रेन चलाई गई और डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं पे टेलीग्राफ की शुरुआत को भी लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखना शुरू किया। अगर मैं बात करूं क्या थे आर्थिक कारण, क्या थे इकोनॉमिकल रीजन 1857 की क्रांति के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण वो महाजन उनकी जो जमीनें थे उनको हड़पना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी जो पीढ़ियां थी वो उनकी जो पुरानी जमीनें थी उनके हाथों से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों को गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अगर मैं बात करूं वहाँ पे सैन्य कारण क्या थे 1857 क्रांति के, तो सबसे महान यही विद्रोह का यही कारण था, सैन्य कारण। तो 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का जो परसेंटेज था 87 था। कह सकते हो कि 100 में 87 भारतीय थे और 13 जो थे वह ब्रिटिश के थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। ऐसा माना जाता था जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो अच्छे हैं और जो भारतीय सैनिक हैं वो अच्छे नहीं हैं, कम अच्छे हैं, क्योंकि एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से जो वेतन है वो भी कम मिलता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी माना जा सकता है। और जो लोग थे उनको लगता था कि समुद्र पार जाने से जो उनका धर्म है वह संकट में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं लॉर्ड कैनिंग की, तो जो लॉर्ड कैनिंग है चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल है। पहला, वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उसमें कौन थे वायसराय, तो ध्यान रखना है लॉर्ड कैनिंग थे। व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बताना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक बताना होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। वहीं पे अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह में से एक था, इन्होंने यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो था वही क्या किया था, व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस ले लिया। उसने कहा नहीं, व्यक्तिगत के सिद्धांत ठीक नहीं है। और इन्होंने क्या किया, आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय दिया।
अगर मैं बात करूं, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन किया और भारतीय दंड संहिता 1858 को भी लागू किया। अगर मैं बात करूं तात्कालिक कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे उस समय का, तो 1857 के विद्रोह का तो तात्कालिक कारण था और सैनिक था। एक अफवाह यह फैल गई कि जो नई इनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। किसका चर्बी? तो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो अब जानते हैं जो गाय है वह हिंदू के लिए एक पवित्र पशु और जो सुअर है वह मुस्लिम भाइयों के लिए एक पवित्र पशु है। अब उन्हीं के चर्बी का जो अफवाह उड़ा, तो इन अफवाहों से हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इनको इनकार कर दिया। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया, उसने संशोधन करने का प्रयास भी किया और विवादित कारतूस को वापस ले लिया गया। लेकिन समय बहुत देरी हो चुकी तब तक जो यह अशांति थी वह फैलना शुरू हो गई। मार्च 1857 को एक नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857, ध्यान रखना है 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को हमला करके उनकी हत्या कर दिया और इसी जुल्म में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अगर मैं बात करूं मंगल पांडे को, ये पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से संबंधित थे और 29 अप्रैल 1857 की बात है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विद्रोह करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। अगर मैं बात करूं कहाँ कहाँ विद्रोह का केंद्र है, तो विद्रोह जो है वो पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ है। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला, जहाँ से बाबू कुंवर सिंह संबंधित है। तो अगर मैं लखनऊ की बात करूं, तो लखनऊ यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम थी हजरत महल, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया। अगर मैं कानपुर की बात करूं, अच्छा इनको महकपरी के नाम से जाना जाता था और वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई को महलपरी के नाम से जाना जाता था। अगर मैं कानपुर की बात करूं, तो कानपुर विद्रोह का जो नेतृत्व है वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे कौन? नाना साहब ने किया। अगर मैं झांसी की बात करूं, तो झांसी महारानी लक्ष्मीबाई जिसको महलपरी भी कहा जाता है और जो बेगम हजरत महल है उनको महकपरी। तो महलपरी की मैं बात करूं तो 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ से? झांसी से किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया। तो अगर मैं बात करूं झांसी की जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, लक्ष्मीबाई इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बनारस में और जो युद्ध हुआ, युद्ध कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ और ये रानी कहाँ की? तो झांसी की रानी थी। अगर मैं ग्वालियर की बात करूं, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। यह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी लेकिन अंग्रेजों से हार गई। अब मैं बताना चाहूँगा जिस समय इनका डेथ हो गया, जिस समय यह पड़ी हुई थी मृतशैया पर, उस समय ह्यूज रोज ने कहा कि इतने मर्दों में अकेली मर्द सोई हुई महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किसने कहा? तो ह्यूज रोज ने कहा था। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बिहार की बात करूं तो बिहार का जो नेतृत्व है उसको कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के एक आरा से संबंधित थे। अगर मैं बात करूं दमन कहाँ कैसे हुआ, किसने किया, तो 1857 का जो विद्रोह है वो लगभग 1 साल से ज़्यादा चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़काने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। वहीं पे अगर मैं बात करूं विद्रोह का स्थान क्या है और नेता कौन थे और दबाया किसने, तो दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली का जो नेतृत्व करता था वो बहादुर शाह द्वितीय था और बटक मियाँ भी थे। और वहीं पे दबाया किसने, तो जॉन निकोलसन ने दबाया। कौन दबाया? तो जॉन निकोलसन ने। लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में बेगम हजरत महल हुआ करती थी और दबाया किसने, तो हेनरी लॉरेंस ने दबाया। कानपुर की बात करूं तो कानपुर में नाना साहब थे और नाना साहब जो थे वह वहाँ पे दबाया कौन? कानपुर में जो क्रांति थी
सर कोलिन कैम्पबेल ने दबाया। झांसी और ग्वालियर की बात करूं तो झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, और जो दबाने वाला कौन था, तो ह्यूग रोज था। बरेली की बात करूं तो बरेली में खान बहादुर खान थे और सर कोलिन कैम्पबेल ने इसको दबाया था। वहीं मैं बात करूं इलाहाबाद और बनारस की, तो इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे, और दबाया किसने, कर्नल ऑनसिल ने दबाया था। वहीं मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर ने विद्रोह को दबाया था। अब हम आइए देखते हैं कि क्या क्या कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई। तो पहला था सीमित प्रभाव, एक लिमिटेड इफेक्ट पड़ा। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित रहा। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध हो गया, राजपूताना कश्मीर और पंजाब का अधिकांश भाग। अगर मैं बात करूं बड़ी रियासतों में, तो बड़ी रियासत हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर और राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हो पाए। वहीं पे दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। प्रभावी नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था। वैसे भी तो यहाँ देखा जाए तो विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। अगर मैं बात करूं सीमित संसाधन की, तो वहाँ पे सत्ताधारी होने के कारण जो अंग्रेज थे उनके पास रेल था, डाक था, तार था, परिवहन और संचार के अन्य सभी साधन थे। इसीलिए विद्रोही के पास हथियार और धन की कमी थी। अगर मैं बात करूं मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं हो पाई। अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त मध्यम वर्ग था और बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारियों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। कौन कहे अंग्रेजों को भगाना चाहिए, उन लोग हमारे ऊपर ही अत्याचार करने शुरू किए। कह सकते हो कि वही है हमारे विभीषण, जिन्होंने हमारे ऊपर ही हमला करना शुरू किया। विद्रोह का परिणाम क्या था, तो पहला कंपनी का जो शासन था वो 1857 तक आते समाप्त हो गया। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज्य का शासन, प्रत्यक्ष जो शासन था, अब वह सीधा ब्रिटिश संसद में चला गया। तो कह सकते हो ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। अगर मैं बात करूं वहीं पे प्रशासनिक परिवर्तन, तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। व्यक्तिगत के सिद्धांत जो था, जिसे लॉर्ड डलहौजी जारी किया था, कैनिंग ने समाप्त कर दिया। अपनी रियासतों को अपदत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दे दी गई थी। मैं अगर बात करूं सैन्य पुनर्गठन का, तो सेना ने एक भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष यही है कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। अगर मैं बात करूं 1857 की विद्रोह पर लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो पूछता है एग्जाम में जरूर, तो पहला विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई किताब, उसे कहते हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों अगर पूछे कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसकी है, किताब किसकी है, तो ध्यान रखना है वह विनायक दामोदर सावरकर है। अगर मैं बात करूं रिबेलियन 1857 ए सिंपोजी किसकी बुक है, तो उसका है पूरन चंद जोशी की किताब है। कौन सी, रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। वहीं पे अगर मैं बात करूं द इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857 किसकी किताब है, तो जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन की है। जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन की किताब है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। वहीं पे अगर मैं बात करूं हिबल्ट, अगर पूछे क्वेश्चन कि हिबल्ट द्वारा ग्रेट म्यूटिनी किसकी किताब है, ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबल्ट की किताब है। वहीं पर अगर पूछे कि रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 वो इकबाल हुसैन की है। वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछे एक्सवेशन ऑफ ट्रूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस की किताब है, तो ध्यान रखना है वह किताब है खान मोहम्मद सादिक की। किसकी है, खान मोहम्मद सादिक खान की किताब है। दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको पूरा का पूरा 1857 की क्रांति पढ़ा दिया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।